नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस में। तो पीछे की वीडियो में हमने क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को दो पार्ट में कुछ पार्ट कंप्लीट किया था। अब आगे का जो पार्ट मौर्योत्तर के बाद है, मौर्य काल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। मौर्योत्तर के बाद का जो पार्ट है वो हम आज इस वीडियो में आपकी 6 की क्लास की एनसीईआरटी को खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे की बात। मौर्योत्तर काल के बारे में कहा जा रहा है, ये लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। हमने मौर्य साम्राज्य पढ़ा था कि चंद्र बिंदु कैसे अशोक तीनों उनके राजाओं के देखा था। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके स्थान पर नए राज्यों का उदय हुआ। नए राज्यों में कौन कौन आया? इंडो ग्रीक बना आपका, शक, कुषाण आए। ठीक है, आपके ये तीन मेन साम्राज्य बने। तो यही दिखाया गया है। पश्चिम उत्तर भारत में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन, इन्हीं को इंडो ग्रीक कहा जाता था, हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिम उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में शक नामक एक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। कुषाणों के बारे में और अधिक जानकारी अध्याय 8 में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन साम्राज्य बन चुके थे मौर्योत्तर काल में। अब उसके बाद ये थे विदेशी शासन एक प्रकार से, कि मतलब ये बाहर से आए थे। अब जो मौर्यों के ही उत्तराधिकारी थे, जैसे उत्तर तथा मध्य भारत में कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कण्व, तो ये शुंग वंश बना, फिर उसके बाद कण्व वंश बना। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हो गई। शुंग कण्व उस तक चलते रहे जब तक गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई। फिर गुप्तों के द्वारा इनको पराजित कर गुप्त साम्राज्य बनाया गया। तो हमने देखा इंडो ग्रीक देख लिया, शक देख लिया, कुषाण, शुंग, कण्व ये देख लिया। अब आइए देखते हैं। हमने देखा पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन रहा। हमने देखा पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन रहा। यहां पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासक जो पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पे इस एरिया महाराष्ट्र और एमपी के आसपास जो सातवाहन शासक शासन कर रहे थे, इनसे कई युद्ध हुए। किनके युद्ध हुए? शकों से युद्ध हुए। लगभग 2100 वर्ष पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 वर्षों तक टिका रहा। सातवाहन राज्य 400 वर्षों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश की स्थापना हुई। तो हमने देखा सातवाहन और वाकाटक, ये पूरा पार्ट कहां तक चल रहा था? मध्य भारत, उत्तर और पश्चिमोत्तर भारत का। अब देखेंगे दक्षिण भारत में। हम दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोल, चेर और पांड्य। तो ये देखा हमने दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, सीसीपी से ऐसे याद रखते हैं। चोल, चेर, पांड्यों का ने शासन किया। लगभग 1500 वर्ष पहले पल्लवों और चालुक्यों, फिर इसके बाद जो मौर्योत्तर काल आता है उसमें फिर पल्लव और चालुक्यों ने भी शासन किया, जो दो बड़े राज्य थे। इसके अलावा भी और अन्य राज्य के राजा थे। इनके बारे में हम सिक्कों, पांडुलिपियों, पुस्तकों से पता चलता है। इनकी जानकारी हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियां, पुस्तक या जातक कथाओं, इन सबसे हमें पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे ही परिवर्तन हो रहे थे जिसमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों, कृषि का प्रचार हो रहा था, नए शहरों का विकास हो रहा था, उद्योग तथा व्यापार में भी विकास हो रहा था। उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज हुई, समुद्री रास्तों की खोज हुई, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि अब इसको जैसे आपको अगर कहेंगे कि आप कैसे ट्रिक से याद रखना है, तो देखिए इसके लिए सर ने भी आपको एक ट्रिक बताई है। ये ट्रिक है इश्क पहले क्यों। तो इश्क से ई से इंडो ग्रीक, शक शक से शक, और पहले पहलव, क्यों कुषाण। तो आपने देख लिया इश्क पहले क्यों, इंडो ग्रीक, शक, पहलव और कुषाण। ये आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है कि इन सबको सीक्वेंस में लगाइए। अब कुषाण के बारे में थोड़ा सा यही बता देते हैं आपको। कुषाण में सबसे फेमस शासक इनका कनिष्क हुआ, जिसने आपका शक संवत दिया हुआ है। और शक संवत आपको कब है? 78 ईस्वी में। ये आपको याद रखना। जैसे कि आपको विक्रम संवत है, विक्रम संवत आपको सर ने भी बताया 57 ईस्वी में, शक संवत 78। ये आरओ ने आपका पूछा है शक संवत, और शक संवत है। और कनिष्क के बारे में, कनिष्क का कौन सा अभिलेख फेमस है? कनिष्क का रवतक अभिलेख फेमस है, जिसके बारे में सर ने आपको ट्रिक से याद कराया गया है। तो अब जाइए पीछे की हिस्ट्री की सर की वीडियोस देखिए, और जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो आपको चला रहे हैं। और आरओ तक देखिए, आरओ को आप देख रहे होंगे 80 दिन के आसपास बचा हुआ है आरओ में। तो आरओ तक आपको पूरा ये कंप्लीट करा दिया जाएगा, बेफिक्र रहिए और आप अपनी पढ़ाई बस बेहतरीन तरीके से करते रहिए। तो ये अब आगे का पार्ट देखते हैं। तो देखिए अध्याय 8 देखते हैं, गांव, शहर और व्यापार। अब इसके बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे कि कैसे लोहे की खेती, मतलब लोहे की खेती क्या, लोहे खेती में उपयोग होने लगे थे। गांव कैसे बने, शहर
क्या व्यापार हुआ, क्या सिक्के, क्या ये सब चीजें देखेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। आज आम बात है लोहे की चीजें, लेकिन पहले कई साल पहले तक लोहे की चीज, जैसे हमने देखा ना, हड़प्पा में भी हमें लोहे का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला है। तो पहले की खेती में, हड़प्पा की खेती में हमें लोहा कहीं नहीं मिला है। हमने देखा किस प्रकार लकड़ी का हल मिला है हमें, बनावली, ये सब चीजें आपको याद भी रखना है। आगे की चीजें पढ़ते पढ़ते आपको पीछे की भी चीजें याद रखना है। इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले या 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण कब्र में हम लोगों ने आपको ब्रह्मगिरी के बारे में बताया था, किस प्रकार ब्रह्मगिरी में कब्रें मिली हैं। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में अध्याय 4 में, जो अध्याय 4 में ब्रह्मगिरी ये सब पढ़ चुके हैं। कब्रें, महाकब्र, इनकी शिष्ट के बारे में लगभग 2500 वर्ष पहले। अब 2500 वर्ष पहले मौर्य काल, लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग का प्रमाण मिलता है। 2500 वर्ष पहले मतलब मौर्य काल के आसपास, मगध के आसपास से आप देखेंगे कि किस प्रकार महाजनपद में मगध बना, उनके यहाँ अयस्क की खदानें थी, तो किस प्रकार लोहे की उत्खनन होने लगा और लोहे के औजारों का प्रयोग होने लगा। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल थे। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा होगा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि का उत्पादन बढ़ गया। तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि किस प्रकार लकड़ी के फाल से हम लोहे के फाल पे आ गए। उस पर से किस प्रकार कृषि का आपका उत्पादन बढ़ गया था। और फिर राजा कर लगाने लगे थे, कर भी बढ़ाई, जैसे सेना बढ़ी, और सब चीजें आपने पीछे देखी हैं। ठीक है, अब हम सिंचाई के बारे में देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई के बारे में देखते हैं। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। समृद्ध गांव के बिना मतलब कि गांव यदि समृद्ध नहीं होंगे तो राजा और उनके राज्य का बना रहना मुश्किल था, क्योंकि कृषि अच्छी होगी तो कर अच्छा मिलेगा, कर अच्छा होगा तो साम्राज्य फलेगा फूलेगा। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई, अध्याय 5 में उन्होंने रोपाई के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार चावल की खेती रोपाई के द्वारा होने जाने लगी। पहले चावल के सीधे बीज डाले जाते थे, फिर चावल के पौधे बनाए गए और उनकी रोपाई कैसे की गई ये पीछे हमने पढ़ा है। नए औजार आए, लोहे के फाल, ये सब चीजें। उसी तरह सिंचाई भी काफी महत्वपूर्ण हिस्सा थी। कृषि के लिए औजार, रोपाई और ये सारी चीजें थी, लेकिन सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो राजाओं द्वारा नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए, जिससे कर मिले, सेना बढ़े और उनका साम्राज्य फले फूले। तो ये आप देख सकते हैं कैसे। देखिए औजारों की सूची, हंसिया, कुल्हाड़ी, संडसी, ये आपका हंसिया है, ये आपकी कुल्हाड़ी, संडसी, ये आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं, ये सब आप पढ़ सकते हैं, इनको पूरा आप सॉल्व करके फिर आप इन स्थानों पर भर सकते हैं, किस प्रकार सीक्वेंस से लगा सकते हैं। अब आइए देखते हैं गाँव के बारे में, जानते हैं कि गाँव में कौन लोग रहते थे। तो सबसे पहले देखते हैं इस उपमहाद्वीप में, उसी उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। वो बता रहे हैं 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को वेल्ला कहा जाता था, वेल्लल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाओं को उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूरों और दास कड़ेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो अब ये देखिए, आपका ये वेल्ला है, ये आपका कड़ेसियार, अधिमई, उड़वार, ये आपके जो टर्म्स होते हैं ना, ये आपके टर्म्स हर जगह यूपीएससी में भी पूछ दिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। वेल्ला दक्षिण भारत में एक टर्म था, क्या किससे संबंधित था, या उड़वार, अधिमई, ये किससे संबंधित था। तो आप इसको टर्म्स, मैप्स, ब्लॉक्स, ये सब चीजें एनसीईआरटी में से उठानी है। जो इटैलिक फॉन्ट होते हैं, आपको पहले ही बताया कि आपको मैप, इटैलिक फॉन्ट, टर्म्स, ये सब चीजें आपको उठानी है और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान, उत्तरी हिस्से मतलब ये दक्षिण भारत में बताया जा रहा था, ये सदर्न इंडिया में, अभी उत्तरी भारत में आ गया। ग्राम भोजक कहलाता था, ग्राम का प्रधान जो होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ये पद क्या था, अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जो सबसे बड़ा भूस्वामी अमीर व्यक्ति होता था, यही गांव का ग्राम भोजक होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त तो मतलब ग्राम भोजक का क्या काम, देखिए ग्राम भोजक के बारे में बताते हैं। एक तो इनका पद अनुवांशिक था, हो गया था कि इनका पद अनुवांशिक हो गया, बड़े भूस्वामी ही इनके पद पर रह पाते थे। ये क्या करते थे, यही टैक्स को कलेक्ट करते थे, मतलब यही कर का संग्रहण करते थे, यही न्यायाधीशों वाला काम भी करते थे। ये ग्राम भोजक न्यायाधीश का भी काम करते थे और यही पुलिस का भी काम करते थे, ग्राम भोजक। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये 3 काम तो जो आज का डीएम और कलेक्टर है ना, वो ग्राम भोजक करते थे, केवल इनका पद अनुवांशिक था। तो डीएम का पद एक प्रकार से अनुवांशिक कर दीजिए, तो वो ग्राम भोजक पहले के उत्तरी भारत का कहलाता था।
आगे देखें, प्राय राजा भी कर वसूलने का काम, तो ये कर वसूलने का काम भी राजा इन्हीं को सौंप देते थे, न्यायाधीश का काम भी इन्हीं को, पुलिस का काम भी तुमने यहाँ देखा ना, न्यायाधीश का, कर का, पुलिस, सभी का काम ग्राम भोजक गांव के। ये उत्तरी भारत का है। दक्षिणी भारत में हमने देखा कैसे वेल्ला, उणवार और कड़ेशियार होते थे, लेकिन ये ग्राम भोजक उत्तरी भारत में होते थे। हम पीछे देखा हमने कि कैसे ये काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें गृहपति, ये टर्म्स हो गई जैसे आपकी गृहपति, हाँ, वेल्ला, ऊपर आपने देखा ग्राम भोजक। ये आप देखिए, ये ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कहते हैं ना कैसे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या आरओ कैसे क्वेश्चन बनाती है। अब आगे भी दिखाएंगे किस प्रकार इन्हीं टर्म से, ये एक एक लाइन उठा के इन्हीं मैप से कैसे हर एग्जाम आपका, हर बोर्ड आपका क्वेश्चन बनाता है। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे, अतिरिक्त कुछ स्त्री पुरुष जिनकी जमीन नहीं होती थी, मतलब ये गृहपति होते थे जिनके जो स्वतंत्र किसान थे, इनके पास जमीन नहीं होती थी कईयों के पास। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। तो ये क्राफ्टमैन भी होते थे, लोहार है, कुम्हार है, बढ़ई है, बुनकर है। प्राचीन तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले रची गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई साउथ इंडिया में आपका देखोगे आप, अभी मैप दिखाएंगे, यहाँ मदुरई पाया जाता है। मदुरई में कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए गए। अब देखिए ये बॉक्स हैं, ये बॉक्स भी आपको अच्छे से देखना। आहत सिक्के, आहत सिक्के के बारे में भी आपसे पूछ दिया जाता है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते हैं। धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं होता था, कई बार कुछ ठप्पे बने होते थे, कुछ लिखा हुआ। कई सिक्के प्लेन, देखिए प्लेन होते थे, कुछ पर ठप्पे बने होते थे, कुछ गोल चौकोर सब प्रकार के होते थे। यही आहत सिक्के कहलाए आपके। ये सब सिक्के जो आपके थे ये आपके आहत सिक्के कहलाए। और आप आगे देखेंगे ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। अब देखते हैं आपके साथ सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग में हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे, ये आपको आहत सिक्के के बारे में बताया गया है, जो करीब 500 साल तक चले। आहत सिक्के 500 साल, ये किस लिए? व्यापार के लिए यूज होते थे। इनका चित्र नीचे दिया गया है। ये चांदी या तांबे, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखना है। ये सिक्के आपके या तो चांदी या तांबे के होते थे और ये ठप्पे, इन पर कुछ लिखा भी नहीं होता था कई बार। ये ऐसे आहत सिक्के होते थे। अब आप ये पढ़ सकते हैं, विनिमय के अन्य साधन, संगम साहित्य की कविता के बारे में देख सकते हैं। अब आप अभी आपने गांव के बारे में देखा, अब आपको नगर के बारे में दिखाते हैं। हम गांव के बारे में देख सकते थे, गांव में कौन कौन रहते थे। वेल्ला, उणवार साउथ इंडिया में देखा हमने, फिर नॉर्दर्न इंडिया में देखा कैसे ग्राम भोजक थे, किस प्रकार उनका पद अनुवांशिक था, पुलिस, टैक्स कलेक्टर और न्यायाधीश का काम करते थे। उसके बाद स्वतंत्र किसान आपके गृहपति देखे, प्राचीन संगम साहित्य भी देखा आपके बारे में। अब आप नगर के बारे में देखते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण होते थे। उदाहरण के लिए मथुरा का चित्र देखिए, आपको मथुरा भी दिखाएंगे। तो मथुरा देखिए, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय तक सबसे महत्वपूर्ण नगर रहा क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। मथुरा सबसे महत्वपूर्ण नगर इसलिए रहा क्योंकि ये यातायात और व्यापार के दो महत्वपूर्ण, क्योंकि मथुरा आपका देखिए यूपी में आपका मथुरा यहाँ पड़ता है, तो यातायात और व्यापार के मेन सेंटर के आसपास पड़ जाता है। तो ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से आपका पूरब की ओर जाता था। ये ऐसा जाता होगा, ऐसा उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर। दूसरा उत्तर से दक्षिण, दूसरा आपको ये दिखाया है, ये आपका ऐसा और एक ऐसा जाता था। ये आपका सेंटर यहाँ मथुरा पड़ जाता था, इसलिए ये फेमस था। शहर के चारों किलेबंदी थी और कई मंदिर थे। मथुरा बहुत मंदिर के लिए फेमस था। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, क्योंकि मंदिर थे और बेहतरीन मूर्तियों। आपको आगे दिखाएंगे किस प्रकार गांधार और मथुरा की मूर्ति कला कितनी फेमस थी। गांधार और मथुरा की मूर्ति कला बहुत फेमस थी। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। कुषाण आपने ऊपर देखा किस प्रकार, इसके पहले क्यों इंडो ग्रीक शक पहला, फिर कुषाण, कनिष्क के बारे में आपने देखा। इनकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र थी। यहाँ देखा ही मंदिर थे, मूर्तियां बनी थी। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी थे। बौद्ध विहार भी थे और मंदिर भी थे। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो मथुरा के बारे में ये फैक्ट आपको याद रखना है, आगे पूछ सकता है यारो। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। पत्थरों पर और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख भी मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख होते थे, जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले, मतलब जो अमीर व्यक्ति या धनी व्यक्ति होते थे
जो मंदिरों को दान देते थे तो वो अपना जैसे आज नहीं नेम प्लेट लगवा देते हैं कि इसने इन्हें फलाना फलाना ये दान दिया है, तो ये सब उस प्रकार के अभिलेखों पर गढ़वा लेते थे कि इन्होंने ये दान दिया है। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार इस प्रकार के दान देते थे, ये आप पढ़ सकते हैं। शिल्पकार और शिल्प ये देखेंगे आपके साथ। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें काले चमकीले पात्र, जिन्हें नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर कहते हैं। तो काले चमकीले पात्र ये भी एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसे कि विभिन्न धर्मों से हमें, विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। उत्तर में आपके वाराणसी और दक्षिण में आपका मदुरई इसके लिए प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही आपके काम करते थे, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और आपको देखिए दिखाते हैं, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। और श्रेणी के बारे में यूपीएससी ने 2020 में भी पूछा है। श्रेणी इसी को गिल्ड कहा जाता था। संघ बनाते थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। इसके बारे में यूपीएससी ने भी आपका एक क्वेश्चन पूछा। तो देखिए आप कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। आप कहते हैं क्वेश्चन नहीं उठाता यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन उठाता है। यूपीएससी भी, आरओ के भी यहीं से क्वेश्चन, मतलब जब यूपीएससी जैसी बड़ी संस्था क्वेश्चन उठाती है तो छोटे छोटे एग्जाम के तो सभी के आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। अच्छा देखते हैं, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। व्यापारियों का काम व्यापार का संचालन। अब जो श्रेणी होती थी, श्रेणी व्यापारी की भी श्रेणी होती थी, शिल्पकार की भी श्रेणी होती थी। तो शिल्पकार की श्रेणियों का काम क्या होता था? अपना प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना। व्यापारियों की श्रेणी का काम होता था व्यापार का संचालन करना। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे और जो धन का निवेश लाभ के लिए करते थे। जो हिस्सा धन का मिला, इन्हें लाभ मिला, कुछ अपने जमा करने वालों को लौटा दिया और कुछ धार्मिक संस्थानों को दान दे दिया। तो आपको श्रेणी याद रखना है। श्रेणी किनकी? व्यापारियों की भी होती थी, श्रेणी शिल्पकारों की भी होती थी। व्यापारी व्यापार का संचालन करते थे और शिल्पकार अपनी श्रेणियों का, जैसे तैयार माल का वितरण करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, प्रशिक्षण देना, तो दोनों के अलग अलग काम थे। ये बैंकों की तरह काम करती थी जिनमें लोग अपना पैसा जमा करते थे, निवेश करते थे, फायदा होता था लोगों को, कुछ धार्मिक मठों को लौटा दिया। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, श्रेणियों के बारे में पढ़ सकते हैं। अब उत्तरी काले चमकीले पात्र, एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टे पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों में, तो इनको काल मिट्टी के बर्तन होते थे, इनको खूब ज्वाला तेज आंच पर पकाया जाता था। ठीक है, उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। जब खूब आंच पे इनको पकाएंगे तो इनकी बाहरी सतह जो होती थी वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती थी। फिर इन पर पतली काली लेप लगा दी जाती थी जो इस बर्तन को शीशे की तरह चमक प्रदान करते थे। चूंकि इन पात्रों को पहले पकाएंगे तो काला हो जाएगा, फिर काला लेप कर देंगे जिससे ये चमकदार हो जाते थे। इसीलिए इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, सूत काटने तथा बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अर्थशास्त्र आपको पीछे पता है किस प्रकार अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। ठीक है, ये राजनीतिक विज्ञान पर की एक पुस्तक है। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स याद नहीं रखना, अर्थशास्त्र चाणक्य की है और राजनीति विज्ञान पर एक पुस्तक है। तो अर्थशास्त्र के बारे में दिया गया है किस प्रकार इसका वर्णन मिलता है, किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूती कताई और बुनाई होती थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक बार पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू। अब अरिका मेडू आपको देखते हैं, इसका रोमन में भी नाम था, इसका रोमन नाम पोडुका था। ये भी पूछ सकते हैं कि पोडुका क्या है। आपको पीछे आप एनसीईआरटी में देखिए वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है अरिका मेडू और पोडुका। आगे देखते हैं, अरिका मेडू जो कि पुदुचेरी में, अभी ये पौंडीचेरी में है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेडू एक पोर्ट हुआ करता था। तो ये आपने जैसे इस बार की यूपीएससी में भी देखा होगा आपने, आपसे पूछा गया था पुत्तन पोहार, मुचीरी, ये सब क्या हैं? ये सब एक पोर्ट थे। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि अरिका मेडू क्या है, तो अरिका मेडू आपका एक पोर्ट था। 1900 साल पहले एक पोर्ट था। यह दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, संभवतः जो गोदाम रहा हो। भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एम्फोरा क्षेत्र के पात्र मिले हैं आपको। ये एरिटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकीले बर्तन भी मिले हैं। तो ये देख सकते हैं आप। आपको ये देखिए, ये आपका तमिल ब्राह्मणी से लिखे हुए अभिलेख। ये अभिलेख मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए। प्रारंभ में तमिल भाषा के इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था।
इसीलिए इसे तमिल ब्राह्मणी अभिलेख भी कहा जाए। ये आपके तमिल ब्राह्मणी अभिलेख हैं। आगे देखते हैं, कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था किंतु यहीं बनाए गए। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। कुछ छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं, यहाँ पढ़ सकते हैं। अब देखिए, अब जैसे आपको पीछे दिखाया है अरिकामेडु, कैसे अरिकामेडु का नाम आपका पोडुका था, इसी प्रकार आप बेरीगाजा का याद रख सकते हैं। भरूच का यूनानी नाम बेरीगाजा था, तो जो भरूच आज गुजरात में है उसका यूनानी नाम बेरीगाजा था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरीगाजा, पोडुका ये क्या है, तो ये आप बता सकते हैं। जैसे पोडुका आपका पोर्ट है और बेरीगाजा आपकी एक सकरी खाड़ी से समुद्र में आने के लिए एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। तो बेरीगाजा में किन किन चीज़ों का आयात होता था? तांबा, टिन, शीशा, पुखराज, मूंगा, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। वहाँ की जड़ी बूटी सब आप देख सकते हैं। आपको मेन बेरीगाजा याद रखना है कि बेरीगाजा क्या है और पोडुका या अरिकामेडु क्या है। व्यापार और व्यापारी, तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों को ऊपर पढ़ा है। उत्तरी काले चमकीले बर्तनों के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर इनकी कटोरियां तथा थालियां इस महाद्वीप में उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। आगे देखते हैं। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, ये याद रखना है आपको, काली मिर्च, जिसको काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी जिसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाईलाइटेड पार्ट सीधा देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। अब देखिए, आपको देखते हैं समुद्र तटों से लगे राज्य। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी व मैदान है। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। आप देखेंगे कि किस प्रकार गोदावरी, कृष्णा, फिर आपकी यहाँ सबसे नीचे आपकी कावेरी आती है। कावेरी डेल्टा यहाँ बनता है मदुरई के और कावेरी पत्तन के आसपास, आपको आगे मैप में भी दिखाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं संगम कविताओं में मुवेनदार, ये आपको एक और टर्म मिला आपका मुवेनदार। ये आपको सारे टर्म या तो लिख लेने हैं या फिर याद करने हैं कि मुवेनदार की चर्चा मिलती है। फिर हाईलाइट कर लीजिए किसी अलग हाईलाइटर से आप या किसी अलग पेन से हाईलाइट कर लीजिए जो जो टर्म आपको मिलते हैं, जो जो चीज़ें आपको दोबारा बाद में देखनी है। ये एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखिया के लिए किया गया है। चोल, चेर और पांडे के जो मुखिया होते थे उन्हें मुवेनदार कहा जाता था, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र होते थे। तीनों के अपने दो सत्ता केंद्र होते थे। एक होता था समुद्र तटी और एक होता था उनका फेमस सिटी होती थी। तो जैसे देखते हैं, एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टम, दूसरा पांड्यों का मदुरई और पत्तन पुहार या कावेरी पट्टम। आपको जैसे इस बार पूछा भी गया है कि आपका पत्तन पुहार क्या है, तो अब यूपीएससी ने 2023 में ही आपका ये क्वेश्चन पूछा है। पीछे बताया था कि पत्तन पुहार की जगह उन्होंने पुमपुहार पूछा था। पुमपुहार और मुचीरी क्या है, तो ये आपके पोर्ट हैं। आप यहाँ से भी पुहार से भी मैप से भी देख सकते थे, आपको इसी से वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता। तो ठीक है, दो फेमस सिटी कौन सी थी? सबसे पहले उनका एक कावेरी पत्तन या फिर आपका पत्तन पुहार, और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई, एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरी पट्टम। अब आगे देखते हैं। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये लोग कर नहीं लेते थे, सीधा सीधा उपहार लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनसे कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी समर्थक, रिश्ते नातेदार, सिपाहियों आदियों में बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा कविताएं भी लिखी हैं जो कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, रथ आदि सुंदर कपड़े उन्हें दिया करते थे। वही कि उनको जो जो सोने कीमती चीज़ें दिया करते थे तो वो उनकी प्रशंसा में एक प्रकार से प्रशस्ति लिखा करते थे, उनके लिए कविताएं लिखा करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक, जैसे हमने देखा था यहाँ 2300 था, तो ये 2100 वर्ष पहले सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ गया था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी था। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी का नाम इनकी माता गौतमी बलश्री के नाम पर रखा गया है, और यह एक अभिलेख से पता चलता है, एक अभिलेख है, अभिलेख से पता चलता है कि इनका नाम इनकी माता गौतमी बलश्री के नाम पर रखा गया है।
आइए आगे देखते हैं। भय और अन्य सभी सातवाहन राजा दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अब दक्षिणापथ का मतलब क्या होता है? दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने का रास्ता। पूरे दक्षिण क्षेत्र में यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी थी। तो ये दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। कौन? सातवाहन। आइए अब आगे देखते हैं आपको, और आपको ये दिखाते हैं जो आपका गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है वो कौन सा अभिलेख था। तो एक नासिक अभिलेख था, इनका नासिक अभिलेख मिला हुआ है जिसमें बताया गया है कि गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी का है ये अभिलेख। आगे देखते हैं रेशम मार्ग व कुषाण। अब रेशम मार्ग के बारे में देखते हैं। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। किसके? रेशम मार्ग के, क्योंकि इन रास्तों पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से कर, शुल्क और तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इनके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्यों से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से बचाते थे। तो सिल्क रूट जो रेशम मार्ग था उस पर मेनली कुषाणों ने अपना नियंत्रण किया हुआ था। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पीछे देखा था हमने कि यहाँ मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। देखा था इसके पहले क्यों, ठीक है, हमने देखा था। तो शक, इंडो ग्रीक, फिर आपका देखा था कुषाण भी यहीं देखा था। तो यही आपका कुषाण इनका शासन था। पेशावर पाकिस्तान और मथुरा, जो आपको मथुरा बताया था ना, दो तो रास्तों के लिए प्रमुख था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। तो कुषाणों के बारे में पूछ सकते हैं, पेशावर, मथुरा और तक्षशिला के बारे में पूछ सकते हैं। हमने पीछे देखा किस प्रकार कनिष्क ने आपका शक संवत चलाया, फिर आप देखा कि किस प्रकार कनिष्क राजगद्दी पर बैठा, उसी के लिए कनिष्क ने शक संवत चलाया जो 78 ईस्वी आपका कहा जाता है। तब तक अभिलेख के बारे में आपको पीछे बताया है। सिल्क रूट पर इनका कब्जा हो गया था। सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आपको दिखाते हैं, आप ये उपयोगी शब्द देख सकते हैं, जैसे जो इसमें कठिन लगता है, लोहा से चाई, संगम, पत्तन, श्रेणी इंपॉर्टेंट है, व्यापार, रेशम मार्ग, तो आप देख सकते हैं ये तो वैसे ईजी है। अब आप देखिए इसका जो खाली जगह ये भर के आप देख सकते हैं कि आपको पीछे कितना याद। जैसे तमिल क्षेत्र में बड़े स्वामियों को क्या कहा जाता था, ये आपको बताया था पीछे कि इनको वेल्ला कहा जाता था। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः द्वारा खेती की जाती थी, तो दासों द्वारा खेती की जाती थी, दासों द्वारा इनकी खेती की जाती थी, ठीक है। तमिल में हलवाओं को, तमिल क्षेत्र में जो हलवाए थे उन्हें उड़वार कहा जाता था, आपने पीछे देखा है, उन्हें उड़वार कहते थे। गृहपति भूस्वामी होते थे, तो गृहपति स्वतंत्र किसान थे, छोटे क्षेत्रों की या छोटे खेतों के भूस्वामी होते थे। आप इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सही गलत है, आहत सिक्के होते थे, तो आहत सिक्के आपने देखे चांदी और तांबे के होते थे, तो सोना, टिन ये कट गया, आपकी चांदी बचा। मथुरा महत्वपूर्ण था, एक धार्मिक केंद्र था जो मंदिर और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था। श्रेणी आपको गिल्ड श्रेणी बताई, शासकों की नहीं, कृषकों की नहीं, पशुपालकों, ये शिल्पकारों की श्रेणी होती थी और व्यापारियों की भी श्रेणी होती थी। तो ये व्यापारियों और शिल्पकारों की श्रेणी या संघ होता था। आप आगे और सॉल्व कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप देख सकते हैं। लोहे का प्रयोग हमने देखा 3000 वर्ष पहले शुरू हुआ। लोहे के प्रयोग में मेनली लोहे का प्रयोग हमने मगध के आसपास देखा, जब मगध साम्राज्य में क्या लौह अयस्की की खदानें देखी। लोहे की आयात, लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के 2500 साल पहले, लगभग हमने 2500 साल पहले का देखा। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत देखी। अरिकामेडु पोडुका का पत्तन जो कहा 2200 से 1900 वर्ष पहले ये पत्तन था पौंडीचेरी के आसपास। रेशम बनाने की कला की खोज, रेशम बनाने की कला आपने ये देखा, रेशम बनाने की सबसे पहले खोज चीन में हुई थी ये, तो रेशम चीन में सबसे पहले ये सीक्रेट रखे हुए थे, फिर धीरे धीरे व्यापारियों द्वारा ये हर जगह फैला, जिससे पता चली। चोलचेर पांड्य, रेशम की बढ़ती मांग, कुषाण शासक कनिष्क, फासियन का भारत आगमन, षेनसांग की यात्रा, आपको ये दिखाया था कैसे आपको फांसी हुई, इसे याद रखना आपको। फाइयान, सिंगयुंग, हुएनसांग और इत्सिंग, आपको कैसे सीरीज याद रखना है इसकी। तो आपका ये चैप्टर आपका 8वां चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आपका 9वां चैप्टर है नए साम्राज्य और राज्य। अब नए साम्राज्य चूंकि हम मौर्योत्तर काल देख चुके हैं, मौर्योत्तर में हम पूरा देख चुके हैं, इसके पहले क्यों, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, उसके बाद हम संग, सुंग,
कण्व और सातवाहन वाकाटक राज्य। अब उसके बाद हम मेन राज्य बनता है गुप्त राज्य, मतलब आपका गुप्त काल आ जाता है इसके बाद। आइए अब देखते हैं आपको, तो देखते हैं कैसे। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रमुख राजा, ये आपकी स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले ये समुद्रगुप्त के बारे में बता रहे हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। जो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो इलाहाबाद स्तंभ पर एक अभिलेख, लंबा अभिलेख खुदा हुआ है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। इसे हरिशेन नामक इनके समुद्रगुप्त के जो राज्य दरबार के कवि थे, आपको याद रखने के लिए मैंने एक अच्छी ट्रिक बनाई थी, ऐसे याद रखा हुआ था। हरा समुद्र, हरिशेन, समुद्रगुप्त, इनको याद रखना। अगर मतलब कुछ भी है, जैसे अपना एक याद रखने के लिए जैसे हरा समुद्र बना दिया तो हरिशेन समुद्रगुप्त। अब ये प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ पर है, एक लंबा अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में आपको बताया गया है। अब आगे देखते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति या प्रशंसा कहते हैं, जो राजा के सम्मान में लिखी, मतलब राजा की प्रशंसा में लिखी जाती थी, जिसका अर्थ प्रशंसा होती है। प्रशस्ति लिखने का प्रचलन पहले भी था। अध्याय 8 में गौतमीपुत्र सतकर्णी की प्रशंसा, जो आपको प्रशस्ति बताई है, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। अब अशोक स्तंभ के बारे में देखा, तो ये देखा कैसे इसका सबसे पहले अशोक ने बनवाया था, लेकिन ये अशोक कौशाम्बी से कौशाम्बी से इसको इलाहाबाद कौन लाया था? अकबर ले आया था अशोक स्तंभ को। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, और सर ने आपको पीछे वीडियो में इसके पूरी डिटेल डिस्कशन भी कराया है, उसको भी आप देख सकते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें बताती है, कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान, उत्कृष्ट कवि की भरपूर प्रशंसा की है। आप पढ़ सकते हैं, योद्धा समुद्रगुप्त। ये आपका हरिसेन ने इनका प्रशंसा करी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जिनका शरीर युद्ध के मैदानों, कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों से दाग के भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो ये बताते हैं कि किस प्रकार कुल्हाड़ी, तीरों, भालों से भी उनका शरीर लगा होने के बाद भी कितना सुंदर दिखाई देता है। तो एक प्रकार से समुद्रगुप्त की हरिसेन प्रशंसा कर रहे हैं। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखोगे तो पाओगे। आइए पहले आपको मानचित्र दिखाते हैं। तो जैसे हमने पीछे देखा था, आपको दिखाया था अर्कामेडु पोडका कहा जाता था, पुहार ये है, मदुरई ये रहा आपका, मथुरा ये रहा आपका, मदुरई ये आपको क्या दिखाया था? कुषाणों की। ठीक है, आइए देखते हैं। पांड्य, चेर, चोल, पल्लव, कांचीपुरम, ये देख सकते हैं आप, अमरावती, अजंता। ठीक है, आप ये सब देख चुके हैं। अब आपको आगे दिखाते हैं। आपको मैप तो बहुत अच्छे से करना है, आपको मैप का एक एक पूरा क्या कहाँ था। जैसे आपने पीछे और भी देखा, हम लोगों ने भरूच देखा था, भरूच का बेरी गाजा, आपको बेरी गाजा भी दिखाया था, किस प्रकार एक सकरी खाड़ी थी। ठीक है, आपको अरिकामेडु पोडका भी दिखाया है, पोहार, ये पोर्ट सिटीज़ हैं। तो आपको देखना है पोर्ट सिटीज़, अमरावती है, ये आपको सब देखना है कि किस प्रकार, यहीं से उठा के सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, अरिकामेडु क्या है, पुहार क्या है। ठीक है, भरूच क्या था, बल्लभी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे ही आपसे पूछ देते हैं, तो इनको आपको मैप्स को बहुत अच्छे से देखना है। अगर आप मानचित्र 7 को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तो मैं पूर्वी तट के समांतर एक लाल बिंदु दिखेंगे, उसी क्रम में बैगनी और नीले रंग भी दिखेंगे। तो देखिए, ये आपको दिखाया गया, ये आंतरिक राज्य हैं, ये आपको इस रंग से रंगे हुए हैं। ठीक है, फिर बाहरी राज्य है, ये आपको आर्यावर्त, ये हरे रंग से रंगा हुआ है आर्यावर्त आपका। ये आपको नीले रंग से रंगे हुए हैं, ये आपको बैगनी रंग में दिखाया गया है। ये देखिए आपको श्रीलंका तक था, तो ये आपको दिखाया गया है। ये कह रहे हैं, हरा रंग देख लिया आपने। ठीक है, लाल क्रमशः बिंदु देखिए, लाल बिंदुओं से दिखाया गया है पोर्ट को। और देखते हैं, बैगनी और नीले रंग भी दिखाए गए हैं। तो आपको देखिए, ये आपका नीला रंग हो गया और इन्होंने ये बैगनी रंग लिया हुआ है। तो ये बताने के लिए, समझाने के लिए दिखाया गया है। तो यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। यह जो मानचित्र बनाया गया है, ये जो प्रशस्ति प्राप्त हुई है ना समुद्रगुप्त की, तो इसके आधार पर ये आपका पूरा मानचित्र बनाया गया है। तो इनमें देखिए आपको क्या दिखाते हैं। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त का क्षेत्र है, 9 शासक थे इनमें। समुद्रगुप्त ने उन्हें हराकर उनके राज्यों को साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापथ के बाहर 12 शासक थे। ठीक है, दक्षिणापथ के बाहर 12 थे, आर्यावर्त में 9 शासक थे। आर्यावर्त में 9, दक्षिणापथ में 12। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए। सबसे हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया। ये सभी हार गए और समुद्रगुप्त के आगे समर्पण कर दिया, और समुद्रगुप्त ने इन्हें शासन दक्षिणापथ के लिए
दक्षिणापथ जो दक्षिण के स्वामी होते थे उनके लिए, मतलब वो जो जब समुद्रगुप्त से हार गए तो उन्होंने उनका शासन उन पे ही करने के लिए दे दिया, उनको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गढ़ और संघ हैं, जिसके बारे में अध्याय 5 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। समुद्रगुप्त के लिए ये उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। अब बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, नीले रंग से, ये बाह्य इलाकों के आपके शासक हैं। ये आपका श्रीलंका तक, देखिए श्रीलंका तक बाह्य इलाकों के आपके शासक हैं। संभवतः कुषाण और शक, पीछे हम देखें श्रीलंका के शासक भी थे। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली, श्रीलंका के शासक भी थे, श्रीलंका के शासक ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्रियों का विवाह भी इनसे कर दिया। ठीक है, आप मैप देख सकते हैं। ठीक है, बीणा बजाने वाला राजा, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इन सिक्कों पर उन्हें बीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो बीणा बजाते हुए किस राजा की मूर्ति आती है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो बताएंगे समुद्रगुप्त। अब आप वंशावलियां देखेंगे, यहाँ से मेन आपको गुप्त वंश की वंशावलियों के बारे में बताया जाता है कि पहला राजा कौन आया था। तो अब जानते हैं कि इनका श्रीगुप्त इनके संस्थापक थे। उसके बाद घटोत्कच आए इनके, ये आपको सर ने भी पीछे बताया है कि किस प्रकार 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसके बाद घटोत्कच, फिर आदित्य गुप्त, फिर बहुत सारे राजा आए, लेकिन इनके सबसे मेन राजा थे चंद्रगुप्त प्रथम। इनके फर्स्ट राजा थे मेन चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें एक्चुअल गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कौन आया, समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ रहे थे, हरा समुद्र, समुद्रगुप्त। ठीक है, फिर उसके बाद आया कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। फिर उसके बाद आपका आया कुमारगुप्त, फिर उसके बाद आया आपका स्कंदगुप्त। इसके बारे में सर ने भी आपको पूरा अच्छे से ट्रिक्स के साथ बताया है, यहाँ रेफरेंस के तौर पर आपको बताया जा रहा है। तो जैसे समुद्रगुप्त के बारे में अगर आप देखते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, ये भी सर ने क्वेश्चन बताया, नेपोलियन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे विंसेंट ने इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, इन्हें शक विजेता कहा जाता है। इन्हें शक विजेता के लिए चांदी के सिक्के भी चलाए थे। इनके ही साम्राज्य में विक्रमादित्य में नवरत्न थे, और आपको नवरत्न के बारे में भी बताया जाएगा। ठीक है, कुमारगुप्त हैं आपके, स्कंदगुप्त हैं, तो ये पहले देख लेते हैं। देखिए, अब संस्थापक इनके कौन थे, श्रीगुप्त, 275 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। फिर आपके समुद्रगुप्त, नेपोलियन, इन्हें भारत का नेपोलियन विंसेंट ने कहा। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, इन्हें शक विजेता कहा जाता था। इनके राज्य में नवरत्न थे, नवरत्न के बारे में आपको बताया जा रहा है, अभी बताएंगे आपको। कुमारगुप्त, इन्होंने नालंदा और मंदसौर अभिलेख, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी और मंदसौर अभिलेख लिखा हुआ था। ठीक है, स्कंदगुप्त, इनके समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। अब आपको पहले यहाँ एनसीईआरटी में दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है, सीधे देखते हैं कि समुद्रगुप्त के पितामह, दादा परदादा के बारे में बताते हैं। इनकी माँ लिच्छवीगढ़ की थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी, या पढ़ सकते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, से भी जानकारी मिलती है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान तथा अंतिम शासक को परास्त किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, उन्होंने बताया था, शक शासकों को भी पराजित किया था इन्होंने। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार में विभिन्न विद्वानों से भरा हुआ था, जैसे कालिदास, आर्यभट्ट, इन सबसे। इनके बारे में अध्याय 10 में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में बताते हैं। तो इनके नवरत्न को याद रखने के लिए एक अच्छी ट्रिक आपको जैसे बनाई गई है, तो ये करना है आपको कि अमर सिंह, काला धन घटे बेशक, पर बार बार छापा मारो। अमर सिंह से कह रहे हैं, अमर सिंह, काला धन घटे बेशक, बार बार छापा मारो। तो सबसे पहले आपको देखना है अमर सिंह, एक उनके नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह। दूसरे थे कालिदास, काला से कालिदास। धन से थे धनवंतरी, धनवंतरी के आपने पढ़ा भी होगा आपने, धनवंतरी। घटे, घाट खर पर। उसके बाद वेशक, वेशे बेताल भट्ट, बेताल भट्ट। शक, शंकु। तो आप 1 अमर सिंह, 2 कालिदास, 3 धनवंतरी, 4 घाटकर पर, 5वां बेताल भट्ट, 6वां शंकु। बार से डबल बार है, तो एक बार से वराहमीर, एक बार से वररुचि। ठीक है, छापा से छपड़क,
छपड़क। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको 9 आपको ऐसे याद रखने के लिए आप एक ट्रिक बना सकते हैं कुछ, ये सिंपल सी ट्रिक है, आप अपना भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं जिससे आप याद रख सकें। अब देखते हैं हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे एक राजा थे हर्षवर्धन, करीब 1400 साल पहले इन्होंने शासन किया। उन्होंने, इनकी राजधानी थानेश्वर थी, जैसे हमने पीछे मैप में दिखाया है, आगे भी दिखाएंगे आपको। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री xuanzang या हुआनशांग, जिसके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय हर्ष के दरबार में रहा और हर्ष के दरबार में हुआनशांग रहा। और जैसे आपने हरा समुद्र, हरिशेन समुद्रगुप्त के लिए पढ़ा था ना, ऐसे ही हर्ष का एक दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसके बारे में आगे भी देखेंगे। देखिए, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनों कन्नौज के शासक थे। हमने थानेश्वर और कन्नौज देखा, थानेश्वर आज के टाइम पर हरियाणा में पड़ता है, कन्नौज यूपी में पड़ता है, ठीक है। जब बंगाल के शासकों ने उन्हें मार डाला, किन्हें, उनके बहनोई को, हर्ष के बहनोई को जब बंगाल के शासक ने मार डाला तो उन्होंने कन्नौज को भी अपने अधीन ले लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता प्राप्त करी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। तो उन्होंने पूर्व में थानेश्वर और कन्नौज से जिन्होंने पूर्व में जो सफलता प्राप्त करी, उन्हें अन्य किसी जगह नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कविता रवि कीर्ति, आगे देखेंगे, दिखाएंगे। जिसे रवि कीर्ति ने लिखा हुआ है, जब उन्होंने हर्ष को हरा दिया था कि हर्ष को हर्ष नहीं रहा, हर्ष मतलब उल्लास, तो हर्ष को खुशी नहीं रही, उल्लास खुशी नहीं रही। अब देखिए, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में देखते हैं, आगे देखते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। हमने पीछे देखा कि किस प्रकार चोल, चेर और पांड्य के बाद पल्लव और चालुक्य साम्राज्य की स्थापना हुई। पल्लवों की राज्य, उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी डेल्टा तक थी। तो कांचीपुरम से लेकर कांचीपुरम और कावेरी डेल्टा यहाँ तक ये पल्लव था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा, चालुक्य यहाँ थे, कृष्णा, तुंगभद्रा और कृष्णा और तुंगभद्रा के जंक्शन पर यहाँ इनकी ऐहोल इनकी राजधानी थी और ये चालुक्यों का सेंटर था, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी देखिए ऐहोल थी। ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया। हम पढ़ते हैं अजंता, एलिफेंटा, ऐहोल, इन सब के बारे में, तो ये धार्मिक क्षेत्र बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की, मतलब पल्लव और चालुक्य आपस में ही लड़ते रहते थे। ये दोनों मुख्य रूप से एक दूसरे की राजधानी को निशाना बनाते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके बारे में उनके दिग्गज दरबारी कवि आगे रवि कीर्ति, उनकी प्रशस्ति से पता चलता है। खासतौर पर पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है कि उन्हें किस प्रकार उनकी चाचा से साम्राज्य मिला। रवि कीर्ति ने पूरा उनके डिटेल डिस्कशन बताया। रवि कीर्ति के अनुसार रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री इलाकों पर अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका। ये देखिए आ गई, हर्ष का अर्थ आनंद होता है और उन्होंने कहा हर्ष को अब हर्ष नहीं रहा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। परंतु चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाइयों से दोनों वंश दुर्बल हो गए थे। पल्लव और चालुक्यों को अन्यथा राष्ट्रकूट और चोल वंश अब दोबारा, पहले चोल थे अब ये दोबारा आ गए थे। चोलों और राष्ट्रकूटों ने, चोलों ने किसको हराया? चोलों ने हराया पल्लवों को। देखिए जैसे मैप से देखते हैं, यहाँ आपके पल्लव थे, यहाँ आपके पल्लव थे और यहाँ आपके चालुक्य थे। तो पल्लवों को हराया चोलों ने और चालुक्यों को हराया राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब देखिए इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। तो यहाँ कैसे प्रशासन चलता था देखते हैं। राजाओं ने इनकी राजधानी को भूमि कर, इनके में भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। अब ये दान नहीं लेते थे, दान या दान उपहार नहीं लेते थे, अब भूमि कर महत्वपूर्ण हो गया था। प्रशासन की इकाई गाँव होती थी, गाँव ही मेन होती थी। धीरे धीरे कई बदलाव आए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये पढ़ सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए। बेटे का पद, पिता का पद बेटे को मिलने लगा। जैसे कवि हरिशेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी, तो हरिशेन को 3 पद मिले हुए थे। बहुत सारे पद ही थे, महादंड नायक, कुमारामात्य
और संधि विग्रहित। तो महादंडनायक क्या होते थे? मुख्य न्यायाधिकारी होते थे। कुमारा मात्र महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। संधि विग्रहित विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। ये पूछ सकता था कि हरिश्चंद्र को कौन कौन से पद मिले हुए थे। हरिश्चंद्र कौन था? हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का हरा समुद्र, हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। यहाँ भी श्रेणी और मुख्य बैंकर के बारे में बताया गया है, जहाँ हमने पीछे गिल्ड और श्रेणी के बारे में पढ़ा है। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, ये आप पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे। हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा और सैनिक की सहायता दिया करते थे। इन सैनिकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से कर वसूलते थे, सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। और इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे, जैसे हम पीछे देख रहे थे। अब ठीक है, अब देखते हैं दक्षिण राज्यों में सभाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखिए। तो देखते हैं पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा गया है। तो सभा किसे कहा गया है? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ये सभाएं उप समितियों के जरिए इन सभा की उप समितियां होती थी। किसी की जैसे सिंचाई पर, किसी की खेतीबाड़ी पर, ऐसी उप समितियां होती थी। तो ये सभा की उप समितियां जो थी सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा ने काम संभाला। जहां सभा थी, उन्होंने ब्राह्मणों की सभा थी, मतलब ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। जहां ये नहीं थी, वहां उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई थी। नगरम व्यापारियों का एक अन्य संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों व्यापारियों का नियंत्रण होता था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक चली थी। तो आपको तीन चीजें याद रखना है आपको: सभा, ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, फिर आपको याद रखना है और ग्राम सभा, ये भी थी। फिर आपको याद रखना है नगरम, जो शक्तिशाली भूस्वामियों व्यापारियों का नियंत्रण था। तो तीन ही आपको याद रखना है। ये स्थानीय सभाएं हैं आपकी सारी। अब उस जमाने, अब जैसे पहले हमने देख लिया राजा रानी, फिर उसके बाद हमने देख लिया धनी वर्ग को देख लिया, गांव देख लिया, नगर देख लिए। अब आम जनता क्या करती थी या कैसी थी? तो आम जनता के बारे में देखते हैं। साधारण जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ स्रोतों से मिलती है। जैसे हमें कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन का चित्रण प्रसिद्ध करते हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हैं। तो राजा संस्कृत बोलते थे, अन्य लोग, जनमानस जो था, प्राकृत बोलता था। उनमें सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो आपको कालिदास के नाटकों को भी याद रखना है, पूछ देता है कि आपका कहाँ रघुवंशम है, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम है और मेघदूतम है, ये सब आपको याद रखने हैं। तो इसमें दुष्यंत नामक एक राजा, शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम की कहानी दिखाई गई है। फिर आपको उसकी अंगूठी के बारे में बताया गया कि एक अंगूठी कैसे मछली खा जाती है रानी की, फिर मछुआरा कैसे लेके जाता है, फिर उस पर इल्जाम लगाया जाता है। ये सब भ्रष्टाचार प्रकार से दिखाया गया है। ये देखते हैं चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। तो जो फासियन था, उनने छुआछूत की बारे में भी जिक्र किया है। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार से जनसंपर्क से बचाते थे। तो वो एक लकड़ी ले लेते थे, बजाते थे, ताकि पता चल जाता था कि जो अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति थे वो आ रहे हैं, तो लोग अपना अपना दूर दूर हट जाते थे। कितनी कुरीति को दिखाया है एक प्रकार से। ये एक जगह बाणभट्ट लिखते हैं, अभियान पर निकली राजा की सेना का सजीव चित्रण दिखाया गया है। इस प्रकार राजा की सेना निकलती थी और किस प्रकार पूरी दुनिया, बताते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी, किस प्रकार ये प्रशंसा करते थे। आगे देखते हैं, अब आप सही हो गलत। हरिशेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा प्रशस्ति लिखी नहीं, ठीक है। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। दक्षिणापथ के 12, हमने देखा था दक्षिणापथ के 12 थे और आर्यावर्त के 9 थे। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरई थी, ये कुषाणों के में थे। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। पल्लवों की
मदुरई या कांचीपुरम के आसपास की क्षेत्र थी। दक्षिण भारत में स्थानीय सभा सदियों तक काम करती रही, ठीक है। और नगरम, ये हमने देखा आपसे, ये सदियों तक काम करती रही। गुप्त वंश की शुरुआत, हर्षवर्धन का शासन, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर देखते हैं। तो अध्याय 10 देखते हैं, इमारतें, चित्र और किताबें। सबसे पहले धातु विज्ञान के बारे में देखते हैं। यहाँ दिखाया गया धातु विज्ञान क्या है। हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। किस प्रकार वे तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे। तांबा राजस्थान से मंगाया, टिन अफगानिस्तान से मंगाया और मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग के मतलब कांस्ययुगीन सभ्यता थी, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। अब आइए देखते हैं लौह स्तंभ। मेहरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। यह 7.5 मीटर ऊंचा, 3 टन वजनी, इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था, जो आज भी सेम कंडीशन में खड़ा हुआ है। इसमें जंग भी नहीं लगी हुई है। इसके बनने के समय की जानकारी में इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे, चंद्रगुप्त। इस आश्चर्य की यह बात है, इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ठीक है। यहाँ देखते हैं स्तूपों के बारे में। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल, लंबे, बड़े, छोटे, उन सब में एक समानता होती थी। प्राय सभी स्तूप भीतर से एक छोटा डिब्बा रखा होता था। इनके अंदर इनमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते थे। यूपीएससी ने इसी साल भी इससे क्वेश्चन पूछा है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कि स्तूप में इनके अवशेष होते थे, बौद्ध धर्म से संबंधित था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है 23 में। देखिए 3-4 आपको पीछे क्वेश्चन भी दिखा दिए। यूपीएससी ने किस प्रकार 3-4 क्वेश्चन 6 की एनसीईआरटी से पूछे, आप देख सकते हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज या कीमती पत्थर, उनके सिक्के स्तूप के अंदर रखे जाते थे। स्तूप को धातु मंजूषा भी कहा जाता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी का टीला होता था। धातु मंजूषा जिसमें अवशेष रखे होते थे, उसके ऊपर जो आकार बनाया जाता था उसे स्तूप कहा जाता था, ठीक है। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। तो ये प्रदक्षिणा पथ होता था। ये जैसे आपका ये स्तूप, अंदर ये आपको स्तूप दिखाया गया है। यहाँ जो ये आपकी रेलिंग है, एक प्रकार से जो आपकी बनी हुई है ना, वेदिका, रेलिंग के घेर को वेदिका, इसके आज जो अंदर जो चलने के लिए पथ बना हुआ है, जो चारों तरफ चलने के लिए, वो प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। चित्र में अमरावती दिखाएंगे आपको भी। ये सांची का स्तूप है। इसमें रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों में, रेलिंग शुंग शासकों ने लगवाई है और प्रवेश द्वार सातवाहनों ने। अगर आपको याद रखना है तो ऐसे रख सकते हैं, जब सातवाहन मतलब बड़े होते हैं तो बड़े द्वार, प्रवेश द्वार इनका बड़ा होता था, तभी सातवाहन एंट्री कर सकते हैं। और रेलिंग, सुंगलिंग ऐसे मिला के आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा राइमिंग करके तो आप दोनों याद रख सकते हो। पूछ देगा कि सांची स्तूप में जो रेलिंग लगी है वो किस शासक ने करी है, बनवाई है, या फिर प्रवेश द्वार किस शासक ने बनवाया है, ऐसे पूछ सकता है। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनाई गई गुफाएं बनाई जाती थी, इसमें कई प्रकार की मूर्ति और चित्रों को घेरा जाता था, ठीक है। और इस काल के कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है, जिसमें विष्णु, शिव, दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जिसमें मूर्ति, जैसे देखा ना गर्भगृह, जिसमें मूर्ति होती थी, जहां पूजा होती थी, जहां मुख्य देवी देवता की मूर्ति होती थी। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भक्त पूजा करते थे। आगे देखते हैं। ये देखिए आपको ललितपुर भीतर गांव का एक मंदिर है। ये भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये महाबलीपुरम का एकाश्मिक मंदिर है, जो एकाश्मिक मोनोलिथ पत्थर से, मतलब कि ऊपर से नीचे तक काट के बनाया जाता था। जैसे अगर कहीं से पत्थर लाते तो नीचे से नीचे से मंदिर बनाया जाता था। लेकिन जो एकाश्मिक पत्थर होता था वो देखिए जैसे यहाँ दिखाया गया होगा, ईंटों से बनाए जाने वाले पत्थरों बने मंदिरों में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। जो ईंटों से मंदिर बनाए जाते थे, एकाश्मिक पत्थर उनसे भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों को नीचे से ईंटों को एक एक जगह से जोड़ते थे, मतलब नीचे से ईंटों को जोड़ के मंदिर ऐसे ऐसे बनाया जाता था। जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में, ये नीचे से ऊपर बनता था, और एकाश्मिक मंदिर ऊपर से नीचे चट्टान को काट कर बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्या का सामना करना पड़ता है, इसकी आप सूची बना। एहोल का ये दुर्गा मंदिर आपको दिखाया गया है, 1400 साल पहले बनाया गया था। तो एहोल पूछ सकते हैं, जैसे आपको एहोल दिखाई, एहोल आपका कर्नाटक में है। एहोल आपको बताना है, अब पीछे के चैप्टर में आपको बताया एहोल किसकी राजधानी थी,
किस राजवंश की राजधानी थी? आप बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। वैसे हम बता देते हैं, ऐहोल चालुक्य वंश की राजधानी थी। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं, आप ये आपने गर्भगृह देखा, ये आपका अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी, ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठे होते थे। तो ये आपका क्या है, ये है आपका गर्भगृह। इसके बाहर जब मंदिर बने तो फिर आपको एक मंडप बनाया गया जिसमें लोग बैठते थे, बैठकें करते थे, इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल ढूंढिए, महाबलीपुरम और ऐहोल आपको पीछे मैप में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस प्रकार बनाए जाते थे, ये पैराग्राफ भी आप पढ़ सकते हैं। उड़ीसा का ये आपका जैन मठ है। ठीक है, 2 मंजिली इमारतों से बनाया गया है, कमरे में प्रवेश द्वार जैन भिक्षुओं के लिए बनाया गया था, जहां ये लोग अपना ध्यान साधना करते थे। ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखा गया मूर्ति का एक चित्र है ये आपका। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद से देख सकते हैं। अब आपको देखिए चित्रकला दिखाते हैं। आपको पीछे दिखाया गया था कि अजंता कितनी फेमस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। यह वह जगह है जहां पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान गुफाएं खोदी गई। इसमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ से इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। इनके चित्र 1500 साल के बाद आज भी चमकदार हैं। कितनी कठिनाई से बनाए गए फिर भी आज ये चमकदार हैं। ये अजंता के चित्र हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अजंता के चित्र, तुम इनमें से प्रत्येक चित्र को जो दिखता है उसका वर्णन कर सकते हो। आप पुस्तकों की दुनिया देख सकते हैं। ठीक है, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई। इनमें उत्कृष्ट रचनाओं स्त्री पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी हुई हैं, जिस सर ने आपको पीछे बताई होगी। जैसे 2 प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई, इसके बारे में देखेंगे। शिल्पाधिकारम के लिए क्या ट्रिक बताई थी? शिल्पा लौंग तो इलांगो, शिल्पा लौंग है तो इलांगो, इलांगो इसके कवि थे जो 1800 साल पहले ये रचना रचित हुई थी। इसमें कोवलन, इसमें एक है कोवलन और माधवी और कन्नगी। कोवलन, कन्नगी और माधवी, ये दोनों पति पत्नी थे। माधवी नर्तकी जिसे कोवलन से प्रेम हो गया था। फिर दिखाया गया कि किस प्रकार कोवलन और कन्नगी पोहार छोड़ के मदुरई चले गए। फिर पूरा इनके बारे में बताया गया है। तो आपको मेन याद रखना है मणिमेखलाई और शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम में 3 कैरेक्टर कोवलन, कन्नगी और माधवी, इनको याद रखना है। अब ये है जो 1400 साल पहले लिखा गया है मणिमेखलाई, इसे सत्यनारायण ने लिखा है। इसमें कोवलन और माधवी, माधवी कौन थी? नर्तिका, कोवलन व्यापारी, इन दोनों की बेटी की कहानी है। उसमें इन तीनों की कहानी है शिल्पाधिकारम में, और मणिमेखलाई में कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। अन्य लेखक जैसे कालिदास के बारे में आगे पढ़ेंगे। कालिदास के बारे में पीछे ही पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे। इस प्रकार रघुवंशम, मेघदूतम, ये सब कहानियां लिखी हैं। पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण, तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल थे। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। ये चीज़ आपसे पूछ सकते हैं, जो हाईलाइटेड पार्ट है ये आप अच्छे से देखिए, इसको आपके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, मेघदूत, मेघदूत किसने? कालिदास, कालिदास ने मेघदूत के बारे में लिखा हुआ है, मतलब मेघदूत कहानी लिखी हुई है। इसके बारे में पूरा बताया गया है कि देखो इस किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर से दक्षिण ओर ले जाने वाली ठंडी हवा का वर्णन किया है। ये कहानी आप देख सकते हो। ठीक है, 2 महाकाव्य महाभारत और रामायण। तो महाभारत किसने? वेद व्यास ने लिखी है, और रामायण आपकी वाल्मीकि। आप देख सकते हैं, इस पैराग्राफ को भी पढ़ सकते हैं, खास इंपॉर्टेंट नहीं बट आप देख सकते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कथाएं और कहानियाँ, जिनमें जातक कहानियाँ होती थी, नाटक होते थे। ठीक है, जातक कथाएं जो अक्सर स्तूपों की रेलिंग और अजंता के चित्रों में, स्तूपों की रेलिंग कौन से स्तूप? सांची के स्तूप अजंता की चित्रों में दर्शाई गई हैं। बंदर राजा की कहानी देख सकते हैं। ये आपको भरूच, MP भरूच का स्तूप सतना के आसपास का है। इसमें ये कहानी कही गई है जो आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए जो आपने। तो विज्ञान की पुस्तकें, इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी है। ये पढ़ सकते हैं शून्य की खोज के बारे में। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति थी जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत, के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इस प्रकार सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, चरक ने चरक संहिता लिखी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको मिलान करना है। जैसे स्तूप क्या है? स्तूप के चारों ओर वृक्षाकार, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर वृक्षाकार पथ। स्तूप आपका टीला हो गया। मंडप, गर्भगृह, गर्भगृह आपकी हो गई देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह। मंडप आपको पिछले क्या बताया था? इकट्ठा होने की जगह मंदिर के बाहर प्रांगण में। प्रदक्षिणा पथ आपका हो गया है। अब आपका शिखर, मंदिर गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। ठीक है, स्तूप आपको टीला बता दिया है। तो अब जैसे देखते हैं, तो ये आपका हुआ जैसे
गर्भगृह जिसमें मूर्ति रखी होती थी, और इसके ऊपर जो शिखर बना होता था उसे से मतलब इसके ऊपर जो लंबाई का निर्माण होता था उसे शिखर कहते थे। ठीक है, उसके बाहर जो पथ होता था, मतलब इसके बाहर जो मंडप बना होता था जिसमें सभाएं और मीटिंग होती थी। आपको क्या रखना है? मंडप, गर्भगृह और शिखर याद रखना है। स्तूप आपका टीला होता है, ये आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देख सकते हैं, इसमें जो कीवर्ड आपको समझना है दोबारा पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां देख सकते हैं, खाली स्थान, बड़े कर्तव्य जैसे आर्यभट्ट थे। देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं कि आपको पुराणों में मिलती हैं। संस्कृत रामायण का लेखक माना जाता है, रामायण का लेखक आपको वेद व्यास को माना जाता है। आपका शिल्पाधिकारम और आपका मणिमेखला, दो आपके तमिल महाकाव्य थे, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि आपका ये चैप्टर, और आप ये अगर तिथियां देख सकते हो, एक बार तिथियों को नजर मारनी हो तो आप ये तिथियों को भी देख सकते हैं। कुछ इनमें से तिथियां पूछ दी जाती हैं। तो ये आपका क्लास 6 की आपकी हिस्ट्री की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होती है। और आप इसको RO, UPPCS, UPSC सभी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रकार आपकी ये क्लास 6 की एनसीईआरटी कराई गई, ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए थी, उसी प्रकार आपका एक 12th क्लास की जो फर्स्ट एनसीईआरटी है वो भी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में करी गई है। तो उसको भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसमें से भी दिखाएंगे आपको, ये उसकी अपग्रेडेड वर्जन है। जो फैक्ट यहाँ नहीं है, जो फैक्ट 12th क्लास के बच्चों के लिए जानने हैं, और खासतौर से 12th क्लास से ही क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जैसे आपने देखा 6 से कितने क्वेश्चन बनते हैं, तो सोचिए 12th से कितने ज्यादा क्वेश्चन बनते होंगे। तो अब अगली वीडियो में आपके साथ 12th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस करी जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।